हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञानशिला एकेडमी। ज्ञानशिला एकेडमी के इस नए वीडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम नीट यूजी का जो पेपर सॉल्व करेंगे। ये जो पेपर लास्ट ईयर 7 मई को हुआ था और इसके जो शुरुआती 10 क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। 10 करके हम सारे वीडियोस बनाएंगे। 5 वीडियोस में पूरा जो पेपर का सॉल्यूशन कवर करेंगे। इसके साथ आप सीखेंगे कि आने वाला जो 5 मई का पेपर है उसको हम कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और जो फॉर्मूले हमको दिए हैं उनको हम किस तरह से याद करके हम आगे बढ़ सकते हैं और पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप फिजिक्स का पेपर सॉल्व करें तो मैं आपको बता चुका हूं कि फिजिक्स के पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 गोल्डन रूल है। ये गोल्डन रूल आप दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लें, चाहे फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो या केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल हो, आप उसके फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे। कि तो शुरुआत करते हैं रूल नंबर 1 से। रूल नंबर 1 था कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमको दी हुई है किसी भी न्यूमेरिकल में, सबसे पहले उनको हमको सेम सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आइदर वो सीजीएस हो सकता है या वो एसआई सिस्टम हो सकता है। जब सारी क्वांटिटीज एसआई और सीजीएस में कन्वर्ट हो जाएं तो हमको उस रिलेवेंस में फॉर्मूला याद होना चाहिए जिससे हम उन वैल्यूज को पुट करके जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वहां तक जा पाएं या फिजिकल क्वांटिटी हमको फाइंड करना है वो हम निकाल पाएं। तीसरा और इंपॉर्टेंट रूल कि कैलकुलेशन मस्ट बी एक्यूरेट। कैलकुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा शार्प होनी चाहिए। प्लस माइनस गुणा भाग करना हमको आना चाहिए। अगर ये आपसे नहीं होता है तो आप सारी वैल्यू पुट करने के बाद भी फाइनल आंसर तक नहीं जा पाएंगे। चलो, तो इन्हीं 3 रूल को फॉलो करते हुए हम नीट यूजी का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आप जो चीज़ सीखेंगे वो 5 तारीख को होने वाले पेपर में अप्लाई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दे रखा है, चलो आइए पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट द इंडक्टेंस एल इज 10 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस सी इज 1 माइक्रोफेराड एंड रेजिस्टेंस आर इज 100 ओम। द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस ओकर। क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ के समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि एक एलसीआर सर्किट है जिसमें कॉइल का इंडक्टेंस हमको दिया हुआ है, एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है उसकी कैपेसिटी हमको दी हुई है, एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है उसका रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है। अब हमको इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो दोस्तों, अल्टरनेटिंग करंट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डायरेक्ट हमको याद होना चाहिए। आप चाहें तो डेराइव भी कर सकते हैं कि रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है। चलो देखो, इसको सॉल्व करते हैं फटाफट तरीके से। रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है जरा बताएंगे आप लोग फटाफट, क्या होता है रेजोनेंस की कंडीशन में। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, रेजोनेंस की कंडीशन में सभी ने पढ़ रखा होगा एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी। इसी कंडीशन पे रेजोनेंस होता है। चलो भैया आगे देखो, एक्स एल की वैल्यू होती है ओमेगा एल और एक्स सी की वैल्यू होती है 1 में ओमेगा सी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1 में एल सी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू 1 में रूट एल सी। ठीक है, अब इसी के अंदर ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई न्यू या 2 पाई एफ। ठीक है, ये 1 में रूट एल सी। इतना ही आपको सॉल्व करना है। एल और सी की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू ऐसे ही दे रखी है, कोई काम की नहीं है हमारे। ठीक है, तो एफ हमको फाइंड करना है। इसको एज इट इज आप लेके चलने वाले अभी। तो 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1 में एल सी। तो पहला रूल जो बताया था कि सभी जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको सेम सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो देखो जरा सेम सिस्टम में है क्या। ये दिया है मिली हेनरी में, तो इसको हमको हेनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देख लो इधर साइड में। तो एल इज इक्वल टू 10 माइक्रो हेनरी में है, सॉरी मिली हेनरी में है। मिली से हेनरी में कन्वर्ट करना होगा तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली जो कैपेसिटर की कैपेसिटी है या कैपेसिटेंस है वो हमको 1 माइक्रोफेराड दिया है। इसको हमको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइक्रोफेराड से फेराड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये गलती मत करना, नहीं तो आंसर कुछ और ही आ जाएगा, है ना। तो 1 में रूट एल सी, 1 में अंडर रूट ऑफ एल की वैल्यू 10 × 10⁻⁻3, सी की वैल्यू 10⁻⁻6 है ना। 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई करके वो ही आ जाएगा। 2 पाई एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1 में 10⁻, क्या -8 हो रहा है। हाँ सर हो रहा है, 9 - 1 तो 10⁻⁻8। इसको आप ऐसा लिखो 10⁻⁻4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, है ना। तो 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1 में 10⁻⁻4। अब ये -4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +4, तो 10⁻4। ठीक है, तो f इज इक्वल टू 10⁻4 में 2 पाई। अब 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी एक ही बार में देख लो।
2 इंटू 3.14, ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6.28। तो 6.28 इसको और कैसे सॉल्व करना है, इस तरह का तो आंसर का फॉर्मेट है नहीं, तो इस फॉर्मेट में कैसे लाएंगे आप इसको इस तरह से देखिए, 10 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन में 6.28। तो 6.28 को चाहे तो आप 2 से डिवाइड कर लो, यहाँ के नहीं करना है तो ये पॉइंट हटा के बढ़ा लो, तो भी जो 628 है वो 1000 से 1 टाइम तो डिवाइड होगा ही होगा, उसके बाद में भी मतलब 1000 को 1 टाइम तो डिवाइड करेगा, बाद में जो रिमेनिंग आएगा उसको वो रिमेनिंग 5 टाइम करेगा, तो ये हो जाएगा 1.5, और जो रेस्ट ऑफ अमाउंट है वो 9 टाइम डिवाइड होगा, उसको आप आगे कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो आंसर हमारा चेक हो जाएगा 10 टू द पावर 3। तो f इज इक्वल टू 1.59 इंटू 10 टू द पावर 3। अब ये जो आंसर आया है वो आया हमारा रेडियन पर सेकेंड में या हर्ट्ज में, बट देखो जरा ये आंसर है क्या कहीं पे, सर ये तो कहीं पे भी नहीं है, आंसर किलो हर्ट्ज में, तो कोई बात नहीं यार, 10 टू द पावर 3 से आप उसको डिवाइड मार दो पूरी क्वांटिटी को, तो जो हर्ट्ज है वो किलो हर्ट्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो f इज इक्वल टू 1.59 किलो हर्ट्ज, ये हमारा आंसर है। आई थिंक ये आप समझ गए होंगे, ठीक है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला क्वेश्चन था, इतना क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, थोड़ा सा यूनिट का कन्वर्सन था, काम खत्म। चलो भैया आगे देखते हैं हम, ठीक है, अब आगे देखिए आंसर हमारा कौन सा है, 3rd। अगला क्वेश्चन देके रखा है द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। ये सर्किट देके रखा है जिसमें ए और बी के बीच में एक 2 ओम का रजिस्टर है, एक बैटरी है जिसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट है, दूसरा है उसका 5 वोल्ट है, देन अगेन एक रजिस्टर दिया हुआ है, और फिर उसी सर्किट में आगे की तरफ एक 7 ओम का वापस रजिस्टर लगा हुआ है। तो जरा देखो यार आप ध्यान से कि ये जो तीनों के तीनों हैं, एक पूरा का पूरा सर्किट, इधर तो कोई बैटरी लगी नहीं है, मतलब ये सब के सब जो है वो एक सीरीज ऑर्डर में जमा हुआ है। हमको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट, आई हमको फाइंड करना है। तो आई का फॉर्मूला ओम्स लॉ से सीधे ही आपको पता है, V इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू वी वाई आर। अब जब भी इस तरह की 2 बैटरीज लगी हो तो आपको रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा, तो कितना होगा 10 माइनस 5, तो 10 माइनस 5 अपॉन में R, R सबके सब सीरीज में है क्या, जोड़ दो सबको, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, 10 ओम, ठीक है, देन I इज इक्वल टू 5/10 इज इक्वल टू 1/2, 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर। अब ये आंसर तो आ चुका है, देख पा रहे हैं, ठीक है, ये आंसर तो आ ही चुका है। सर अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन के लिए जब आप पढ़ते हैं बेसिक थ्योरी तो आप हमेशा ये पढ़ते हैं कि पोटेंशियल जो है, सॉरी जो इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो उसका जो फ्लो होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट की डायरेक्शन को मानते हैं। तो ये रहा इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो होगा तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। ये कहें कि पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ, तो ये पॉजिटिव एंड यहां से इस तरह से जाएगा, तो कहां से कहां, ए टू बी थ्रू ई, ठीक है, करंट की डायरेक्शन होगी ए से बी। फिर से समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन, या आप बोल सकते हैं कहां, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन हमेशा होती है। आया आपको समझ में, तो आई थिंक कि ये आंसर होगा हमारा कहाँ, ए टू बी थ्रू ई, तो 0.5 एम्पियर ए टू बी थ्रू ई, तो आंसर है इसका ए, ठीक है, अच्छे से आप आसानी से समझ गए होंगे। आगे चलिए, आगे भी ट्रिकी क्वेश्चन है यही करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इफ गैल्वेनोमीटर जी डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इन द सर्किट, जो दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ आर गिवन बाय, ये आर को फाइंड करना है आपको, ये ठीक है, जरा थोड़ी सी बुद्धि लगाओ कि सर ये आर फाइंड करना है, बोल रहा है कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं करेगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है कि भैया ये गैल्वेनोमीटर है हमारा, ये रहा गैल्वेनोमीटर, ठीक है, इधर कोई पोटेंशियल का सोर्स है, इधर भी पोटेंशियल का सोर्स है, ये कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है,
ये कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, मतलब क्या है कि इधर की बैटरी और इधर की बैटरी या इस कोने पे या इस कोने पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अरे बराबर बराबर है, इसलिए ये डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। तो इधर का जो पोटेंशियल है वो भी कितना होगा 2 वोल्ट और यहाँ का भी कितना होगा 2 वोल्ट। तो हमारे पास तो भैया आर हमको फाइंड करना है, तो वी तो आ गया है 2 वोल्ट थ्योरी के थ्रू, आर फाइंड करना है। एक और चीज मालूम पड़ जाए सर तो आसानी से काम हो जाएगा, क्या वो जो आर है उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मालूम पड़ जाए। तो भैया इधर से जो करंट फ्लो होगा यार वही तो इसमें आगे सप्लाई होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, आया समझ में। तो हम क्यों ना ये 400 ओम वाले रजिस्टर से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू निकाल ले। कैसे निकलेगा सर, ये निकलेगा आई, समझो जरा इधर, आई एट 400 ओम, वही आई आगे सप्लाई होगा, मतलब किस वाले में, आर वाले में जाएगा, इज इक्वल टू वी बाई आर ओम्स लॉ से, अरे V इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाई आर, तो आई आर, V की वैल्यू बताओ कितनी जरा, अरे V की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है, R की वैल्यू कितनी है, अच्छा रिजल्टेंट, हाँ पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जब V आपको फाइंड करना तो रिजल्टेंट निकालना है, तो 8 माइनस 2 सर्किट का, और R आपको देख रखा है कितना 400, तो आई आर इज इक्वल टू 8 अपाउंड में 400 है ना, आराम आराम से लिखते जाइए इसको, 8 पंच 40 है ना 5 बार, तो 1 अपाउंड में 50, ये क्या आ गया बोलो, करंट की वैल्यू आ गई। अब करंट भी हमारे पास है, ठीक है, वोल्टेज भी हमारे पास है, तो क्या रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है, अरे सर 10th क्लास से कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, क्या बात कर रहे हो। तो R इज इक्वल टू वी आर अपॉन में आई आर, ये वाला आई आर ये रहा, तो वी आर की वैल्यू कितनी है बोलो, अरे 2, और आई आर की वैल्यू कितनी है अभी निकाली सर 1/50, इसको ऊपर कर दो भाई, तो R इज इक्वल टू 100 ओम, ठीक है। अरे अगेन सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी सी बुद्धि बस वहीं लगानी थी, बाकी सारा काम हो चुका है। चलो आगे देखते हैं, तो आंसर हमारा कौन सा है 100 ओम, सेकेंड आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, ये थोड़ा फॉर्मूला लिख के ज़्यादा सॉल्व करना था तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है ना, समझा दूंगा कंसेप्ट, ये मैं सोचना कि पहले ही से समझा दिया तो आप क्या समझाएंगे। देखिए फिर से, द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज -50 डिग्री सेल्सियस, टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो द आरएमएस स्पीड इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल की आरएमएस स्पीड 3 गुना बढ़ जाए, कितने टेम्परेचर पे उसको हीट करें, कब, जब -50 डिग्री पर कितना है शुड बी हीटेड द, ठीक है, -50 डिग्री पे देके रखा है, बाकी हमको 3 टाइम हो जाए, जो इनिशियल वैल्यूज का 3 टाइम हो जाए उसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी का टाइम के साथ जो डायरेक्टली रिलेशन है वो ये होता है। अब ये कोई भगवान नहीं बताएगा, ये तो आपको जब अपन ये पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर दी हुई है, गैसेस स्टेट में हम इसको सॉल्व करेंगे। आगे देखिए, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, तो यहाँ से हम एक रिलेशन बनाएंगे, क्या कि देखो एक टेम्परेचर दिया है, दूसरा फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है और 3 टाइम वो 2 वेलोसिटी भी हमको दी हुई है। अगर हम मान लें कि इनिशियल वेलोसिटी v है तो उसका 3 टाइम 3v होगा, तो इनिशियल तो v हुई, तो फाइनल कितनी होगी v + 3v = 4v, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए है ना। इस तरह के काफ़ी न्यूमेरिकल एनसीईआरटीज में जब 1-2 पे आप हाथ साफ करेंगे ना तो इजीली आपको बनेगा। तो v1/v2 = √T1/T2, हम ये मान लें कि इनिशियल वेलोसिटी v है और टेम्परेचर बढ़ाने पे उसकी फाइनल वेलोसिटी 3 टाइम्स बढ़ जाएगी, तो वो हो जाएगी 3v, तो v + 3v, तो फाइनल वेलोसिटी बनेगी कितनी 4v। अब टेम्परेचर हमको जो है वो डिग्री सेल्सियस में दिया था, उसको हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया 273 में से माइनस करके, ठीक है, मतलब प्लस करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा वो। और T2 हमको फाइंड करना है, कुछ नहीं कराया यार हमने, v की वैल्यू v1 की वैल्यू ये रही, v2 की ये रही, T1 की ये रही, T2 हमको फाइंड करना है, उसको T अज्यूम कर लिया है। यहाँ पे v से v कैंसिल, 1/4 का स्क्वायर बचेगा। अच्छा स्क्वायर भी हमने दोनों साइड कर दिया ताकि रूट वाला हट जाए तो कैलकुलेशन और आसान हो जाए, ठीक है। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/16, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 223/t, t को इधर ले आओ, इसका मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आएगा। ये हमारे ऑप्शन में है क्या, ये हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो थोड़ी बुद्धि लगा लो, +- 273 करके देखो,
कहीं केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद तो नहीं आ रहा है? हाँ सर वही आ रहा है। तो ये रहा हमारा आंसर डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है, सिर्फ एक बुद्धि लगानी थी आपको, इतना सा दिमाग का यूज़ करना था कि ये आपको लॉजिक पता होना चाहिए था, सारा काम खत्म। चलो आगे की तरफ। ठीक है, अगेन ये रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है 11th स्टैंडर्ड से। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सॉलिड स्फेयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, ठीक है, अबाउट इट्स ओन एक्सिस टू द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द थिन होलो स्फेयर सेम मास एंड रेडियस अबाउट द इट्स एक्सिस। अरे आपसे दो रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशो पूछा है, एक होलो स्फेयर है और एक जो है सॉलिड स्फेयर है, तो सीधा उनका हमको रेडियस ऑफ गायरेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेशन पता होना चाहिए। तो ये रहा रेडियस ऑफ गायरेशन k इक्वल टू आई बाई एम। आई यहाँ पे क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एम आर स्क्वायर बाय आर होता है, जो कि एम आर स्क्वायर बाय एम होता है, सॉरी आई बाई एम। अब यहाँ पे सॉलिड की रेडियस ऑफ गायरेशन अपॉन में होलो स्फेयर की, ये दोनों के रेडीमेड फॉर्मूले हैं, ये हमको सॉलिड के लिए और ये हमको सॉलिड स्फेयर के लिए, ये होलो स्फेयर के लिए पता होना चाहिए। देन क्या करेंगे, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा रूट 3 बाई रूट 5, रूट से रूट कैंसिल 3 बाई 5। तो सॉलिड स्फेयर का रेशो होलो स्फेयर के साथ आएगा 3:5। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले का खेल है, फॉर्मूला पता है, दिमाग लगाना है, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। मजे की बात है कि जब आप पहुंच जाते हैं तो वहाँ दिखने भी लग जाता है कि भैया ये आंसर आ चुका है हमारा। चलो 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आगे देखिए। आगे है अ कार्नोट इंजन हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 50%। ठीक है, कार्नोट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी 50% है। व्हेन इट्स सोर्स इज एट टेम्परेचर 327 डिग्री द टेम्परेचर ऑफ द सिंक। एक कार्नोट इंजन की इफिशियंसी जो है 50% है और आपको जिस सोर्स से इसको हीट कर रहे हैं उसका टेम्परेचर कितना है, ये है। तो जो सिंक है जिससे हमको टेम्परेचर मिल रहा है उसका कितना होगा, ये हमको फाइंड करना है। ये सोर्स है, ये सिंक का, तो ये भी सीधा फॉर्मूला है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्या कि इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन ये परसेंटेज में ही होता है। ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस टी सिंक का टेम्परेचर माइनस सोर्स का अपॉन में सोर्स का टेम्परेचर। सारी वैल्यू गिवन है, यहाँ पे हमको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। पहले बार बता दिया कि ऑल फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी इन सेम सिस्टम, आइदर एसआई और सीजीएस। चलो, तो सिंक का टेम्परेचर हमको फाइंड करना है, ये सारी वैल्यू को काटेंगे पीटेंगे, ये अपना आंसर आ जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन है, लॉजिक और कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि फॉर्मूला पता होना चाहिए और वैल्यू हमको याद रखना आना चाहिए। ठीक है, जब अपन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो इस तरह के जो इंजन वाले क्वेश्चन है, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी वाले, ये बेसिक क्वेश्चन है, इससे भी एडवांस आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। चलो आगे चलो। ठीक है, क्वेश्चन आया है, देख के लग रहा है एच मैक्स मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन देखिए, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन एट द स्पीड ऑफ, वेलोसिटी देके रखी इनिशियल, ठीक है, यू की वैल्यू 280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री, एंगल भी देके रखा है 30 डिग्री का, ठीक है, अबव द हॉरिजॉन्टल द मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय द बुलेट। इसको कुछ ऐसा समझ लो आप लोग कि हमने इस तरह से प्रोजेक्टाइल या बुलेट को फेंका है और वो इस तरह से 30 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, ये मैक्सिमम हाइट वो कितनी अचीव करेगा ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव करके रखा हुआ है भाई, ये मतलब पढ़ाते ही हैं ये। एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यू की वैल्यू रखी, ये साइन थीटा की वैल्यू, जी की वैल्यू, बाकी सिर्फ कैलकुलेशन है, ये आप थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, इसको काटा पीटी, मतलब जो तीसरा पॉइंट हमने बोला था कैलकुलेशन मस्ट बी एक्यूरेट, आप कीजिए, नहीं आती है तो फिर इसको और बता देंगे। चलो आगे हम देखते हैं, 7th क्वेश्चन हो चुका है। आगे देखिए 8th क्वेश्चन, देखो भैया है ना, क्वेश्चन को पहले समझो फिर देखो क्या देकर रखा है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री with an electric field of intensity 2 into 10 to the power 5 है, ये है ना, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर सेकेंड, ठीक है। इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क 4 न्यूटन मीटर का टॉर्क वो एक्सपीरियंस कर रहा है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं थोड़ा सा। क्या है, ये एक डाइपोल है और यूनिफॉर्म पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बना लो, ये रहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है।
इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, ये इसका एंगल है कितना 30 डिग्री। ओके, ये ए और बी, ठीक, इसके बीच की लेंथ हम मान लेते हैं एल, और एल भी हमको क्या गिवन है क्या, हाँ सर एल दिया हुआ है, जरा देखो। द टॉर्क 4 न्यूटन मीटर देके रखा है, वो द डाइपोल लेंथ, डाइपोल की लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर। पहली फुर्सत में उसको यहीं पे कर लो, मीटर में कन्वर्ट, 10⁻⁻² मीटर। चार्ज की वैल्यू क्यू हमको फाइंड करना है भैया यहाँ पे, है ना, ये प्लस क्यू माइनस क्यू होता है डाइपोल। और क्या देके रखा है, सारे डाटा हमको दिया। अब फॉर्मूला कौन सा लगाएं, वही बात तो समझ में आ गया है क्या करना है, निकालना क्या है, उससे रिलेटेड फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हो, एकदम बेसिक फॉर्मूला जो हमने 12th क्लास में डेराइव किया है, पी ई साइन थीटा, टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई, क्रॉस प्रोडक्ट है साइन थीटा, या उल्टा कर लो। आगे देखो, तो P की वैल्यू सर है क्या, नहीं है, तो वापस आपको पता होना चाहिए P इज इक्वल टू Q इंटू एल, ठीक है। यही डेफिनेशन है डाइपोल मोमेंट की, मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज नॉन एज डाइपोल मोमेंट P। ओके सर, रखो यहाँ पे, यहीं से हमको Q मिलेगा, तो Q एल ई साइन थीटा, बोलो ई देके रखा है, हाँ सर देके रखा है, बोलो एंगल देके रखा है, देके रखा है, एल देके रखा है, देके रखा है, क्यू फाइंड करना है, करना ही है। तो क्यू इज इक्वल टू, टाउ की वैल्यू कितनी है, वो रहा उधर, टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर, 4 अपॉन में, देखो भैया है ना, क्यू यहीं पे रखा है, ये सारी क्वांटिटी टाउ के नीचे जाएगी, टाउ की वैल्यू रख दी, एल 2 इंटू 10⁻⁻², ई 2 इंटू 10⁵, अरे बोलो, और साइन थीटा, अरे साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे, इससे ये ट्वाइस टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हमको Q इक्वल टू 2 इंटू पावर यहाँ पे हो जाएगी 3, और ऊपर जाके हो जाएगी 10⁻³ कुलाम। ये आंसर आ चुका है क्या, यही आंसर है क्या इधर, अरे नहीं सर मिली कुलाम में है, तो इसको यहाँ से हटा दो, तो 2 मिली कुलाम, सॉरी 2 मिली कुलाम। ओके, ये आ गया हमारा आंसर 3। कोई दिक्कत, अरे सब बच्चों वाले क्वेश्चन है भाई, बोलता रहा हूँ कि बस आप 3 चीज फॉलो कर लो जो बताइए स्टार्टिंग में। ऐसा कोई सा नीट का पेपर नहीं होगा जहाँ 40 से 45 क्वेश्चन आप फोड़ के नहीं आओ और गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS में एडमिशन ना लो, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, हाँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन फोटोन जो हम पढ़ते हैं, और जेनर डायोड, मतलब लास्ट में जो मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, बेसिक थ्योरी जो पढ़ते हैं उसी में दिमाग लगाने का बोला है, नया कुछ भी नहीं है। क्या है स्टेटमेंट 1, फोटोवोल्टाइक डिवाइस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। बुद्धि लगाओ जरा, कोई फोटो सेंसिटिव प्लेट है, उस पर रेडिएशन पड़ रहा है, सनलाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, मतलब स्टेटमेंट सही है। क्या बोल रहे हैं कि फोटोवोल्टाइक डिवाइस कैन कन्वर्ट द ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल ऑप्टिकल रेडिएशन को जो है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा। यहाँ तो कोई इफ वर्ड है ही नहीं, बात बिल्कुल सही हो रही है। दूसरा, जेनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर द रिवर्स बायस्ड इन ब्रेकडाउन रीजन। ओ यहाँ पे समझ में आएगा कुछ, पीएन जंक्शन डायोड का जब हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं तो हम ये स्टेटमेंट और हम उसको जब डिजाइन करते हैं तो एक पीएन जंक्शन डायोड को हम रिवर्स बेस में कनेक्ट करते हैं, मतलब P पॉजिटिव N नेगेटिव फॉरवर्ड बायस, इसका उल्टा कर दो P नेगेटिव N पॉजिटिव रिवर्स बायस्ड, ठीक है। और जेनर डायोड को रिवर्स डायरेक्शन में हम करंट फ्लो करते हैं, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। एक कंडीशन ऐसी आती है जब ब्रेकडाउन की पोजीशन होती है और लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो
होता है उस वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। स्टेबलाइजर वगैरह में हम इसका यूज करते हैं। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि जेनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट द अंडर रिवर्स बायस, बिल्कुल सही है, इन ब्रेकडाउन रीजन। दो सिर्फ डेफिनेशन भी पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन बन जाएगा जेनर डायोड का भैया, है ना। तो स्टेटमेंट 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। कहाँ पे देके रखा है, बोथ स्टेटमेंट 1 2 आर करेक्ट। आई थिंक कि अभी तक 10 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। एक भी ऐसा नहीं है जो थोड़ा भी अकल लगा के आपने पढ़ा हो ना तो बने नहीं, सब कुछ चीजें बन सकती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये हमारा है फिजिक्स का एकदम स्टार्टिंग चैप्टर, ठीक है। उसमें एरर डिटेक्शन से करना है, उसको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू पूछ लिया है। क्या पूछा है, द एरर इन द मेजरमेंट which arise due to the unpredictable fluctuation in the temperature and voltage supply are, ठीक है। टेम्परेचर वोल्टेज की सप्लाई के कारण बार बार रीडिंग जो है फ्लक्चुएट हो रही है, इस तरह के एरर को हम क्या बोलेंगे। तो भैया ये मेजरमेंट में कोई डिवाइस का तो फॉल्ट हो नहीं, ना कोई डिवाइस का एरर है ना कुछ है, तो इसको हम बोलते हैं कौन सा एरर। देखो इंस्ट्रूमेंट का तो हो नहीं सकता है, लीस्ट काउंट भी नहीं होगा क्योंकि ऑटोमेटिक आ रहा है, ना कोई पर्सनल एरर है, इसको हम बोलते हैं रैंडम एरर, ठीक है। तो ये रैंडम एरर का एग्जांपल है किसका, मीटर का फ्लक्चुएशन, पॉइंट का फ्लक्चुएशन होना। तो ये रहे शुरुआती 10 क्वेश्चन। आई थिंक कि ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। आप नीट बीट की तैयारी बड़ी कोचिंग में जाओ मत जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता यार, आपको सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि जो 11-12 में हमारा सिलेबस था ना वो हमने कितनी शिद्दत से और कितनी इज्जत से एक एक पॉइंट को समझ के पढ़ा है। अगर आप इन पॉइंट को समझ के और अच्छे से पढ़ते हैं तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप 50 में से 45 क्वेश्चन फोड़ के आ सकते हो। इसके लिए दोस्तों हम हमारी क्लासेस 5 मई के पेपर के बाद प्रॉपर स्टार्ट करेंगे और एकदम मिनिमम रेट पे, आप सोच भी नहीं सकते, मैं 6 तारीख को ये डिस्क्लोज करूंगा कि यार इतने सस्ते पे भी नीट की तैयारी हो सकती है कि आपका डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो सकता है। चलो तो आगे के 10 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेंगे। 10-10 वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि मेरी भी एनर्जी थोड़ी सी रिजर्व रहेगी और दूसरा ये है कि आप भी उसको आराम से 20-25 मिनट के वीडियो को रिटेंशन से देख सकते हैं। एक साथ पूरा बना देंगे ना आप देख पाओगे तो ना वो यूजलेस हो जाएगा। चलो अगले जो आगे के 10 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, देखते रहिए आगे।